अप्रैल 1779 में पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन हो रहा था। 3 घंटे तक लगातार चले भाषणों ने सबको बोर कर दिया था। संयोजक खड़े होकर धन्यवाद प्रस्ताव की तैयारी कर रहे थे और वहां मौजूद लोग भी इस उम्मीद से खड़े हो गए थे कि अब लंच का समय आ गया है। तभी अचानक 2 लोग हॉल के पीछे से दौड़ते हुए आए और मंच पर चढ़ गए। उन्होंने भारतीय संविधान के विरोध में नारे लगाए और हवा में कुछ कागज फेंके। फिर वो जितनी तेजी से दौड़ते हुए अंदर आए थे, उतनी ही तेजी से दौड़ते हुए बाहर चले गए। अगले दिन द ट्रिब्यून अखबार के संपादक और जाने माने पत्रकार प्रेम भाटिया ने लिखा कि विश्वविद्यालय सम्मेलन में जो घटना हुई है वो अत्यंत गंभीर है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खालिस्तान, जो ट्रिब्यून के पाठकों ने पहले कभी नहीं सुना था। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। भारत के आजाद होने के कुछ सालों के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में बसने वाले भारतीयों में सबसे बड़ी तादाद पंजाब से आने वाले सिखों की थी। इनमें से कुछ लोग तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही इन देशों में बस चुके थे। इन लोगों की दिक्कतें तब शुरू हुई जब कंपनियों ने जोर देना शुरू किया कि वो अपनी दाढ़ी कटाएं और पगड़ी पहनना बंद करें। इन लोगों ने अपनी शिकायतें भारतीय उच्चायोग के सामने रखी, लेकिन उच्चायोग ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और सिखों को सलाह दी कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमन ने सिख अलगाववाद पर अपने व्हाइट पेपर में लिखा, सिखों के मुद्दे को विदेशी सरकारों के सामने उठाने में भारत सरकार की झिझक ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले सिखों के एक तबके में इस भावना को बढ़ावा दिया कि एक अलग देश में ही उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। ब्रिटेन के सिख बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने चरण सिंह पंछी के नेतृत्व में सिख होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। इसी तरह अमेरिका के कुछ खुशहाल सिख किसानों ने यूनाइटेड सिख अपील की स्थापना की, लेकिन अधिकतर सिख लोग इन संगठनों से दूर रहे और उन्होंने अलग सिख देश के विचार का समर्थन नहीं किया। खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान की मदद। 1967 से 1969 के बीच पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे जगजीत सिंह चौहान बाद में पंजाब के वित्त मंत्री भी बने। कुछ समय बाद वे लंदन में बस गए। वहां उन्होंने सिख होम रूल लीग की न सिर्फ सहायता ग्रहण की बल्कि इसके अध्यक्ष भी बन गए। बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर खालिस्तान आंदोलन कर दिया। उनके ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी उच्चायोग और लंदन में अमेरिकी दूतावास सिख होम रूल आंदोलन के संपर्क में था। रॉ के अतिरिक्त सचिव रहे बी रमन अपनी किताब काव बॉयज फॉर रॉ में लिखते हैं, पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल यहान खान ने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान आमंत्रित किया। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पंजाब के सिख नेता के रूप में उनका प्रचार किया गया। उनकी पाकिस्तानी यात्रा के दौरान वहां के प्रशासन ने उन्हें पाकिस्तान के गुरुद्वारों में रखे पवित्र सिख दस्तावेज भेंट किए। वो उन्हें अपने साथ ब्रिटेन ले गए और अपने आप को सिखों का नेता दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान के राष्ट्रपति घोषित। दिसंबर 1931 में पाकिस्तान से लड़ाई शुरू होने से पहले इंदिरा गांधी के निर्देश पर रॉ ने पूर्व पाकिस्तान में लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखने के लिए पूरी दुनिया में एक अभियान चलाया। CIA और ISI ने इनका जवाब देते हुए भारत में सिखों के मानवाधिकार हनन और विदेशों में रह रहे सिखों की समस्याओं के प्रति भारत के उदासीन रवैये को प्रचारित करना शुरू कर दिया। जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क की यात्रा करके स्थानीय मीडिया से मुलाकात की और उन्हें खालिस्तान आंदोलन की जानकारी दी।
उन बैठकों का आयोजन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय के लोगों ने करवाया, जिसका नेतृत्व उस समय हेनरी किसिंजर कर रहे थे। टेरी मिलुस्की अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट्स में लिखते हैं, 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम में एक पूरे पन्ने का इश्तिहार दिया, जिसमें स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने की बात कही गई थी। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को खालिस्तान का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। बाद में रॉ की जांच में पता चला कि इस विज्ञापन का खर्चा वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान के दूतावास ने उठाया था। खालिस्तानी करेंसी नोट और डाक टिकट। इसी बीच ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में सिख युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सिख युवा फाउंडेशन, खालसा दल और बब्बर खालसा जैसे कई संगठनों की स्थापना की। इन सभी ने जगजीत सिंह चौहान को दरकिनार कर खालिस्तान की स्थापना के लिए हिंसक आंदोलन की वकालत की। चौहान इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही भारत आ गए थे, लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो चौहान वापस इंग्लैंड चले गए। टेरी मिलुस्की लिखते हैं, 70 का दशक खत्म होते होते आईएसआई की चौहान में दिलचस्पी खत्म होने लगी और उन्होंने दूसरे नए संगठनों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। चौहान ने अपने प्रचार अभियान के तहत कनाडा में कथित स्वतंत्र राज्य खालिस्तान के करेंसी नोट और डाक टिकट छपवाए और उनको प्रचारित करने लगे। इसी बीच वो ओटावा भी गए। वहां उन्होंने चीनी राजनयिक से मुलाकात कर खालिस्तान आंदोलन के लिए चीन की सहायता मांगी, लेकिन चीनियों ने उनकी बात नहीं मानी। सन 1980 के बाद पाकिस्तान ने उन्हें डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका की उनमें दिलचस्पी बरकरार रही। इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका में एक नया सिख नेता सक्रिय हो गया। उनका नाम था गंगा सिंह ढिल्लों। वो पहले पंजाब पुलिस के एक अधिकारी थे जो अमेरिका जाकर वॉशिंगटन में बस गए थे। बी रमन लिखते हैं, अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने कीनियाई मूल की सिख महिला से शादी कर ली थी, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक की पत्नी की नजदीकी दोस्त थी। अपनी पत्नी की मदद से ढिल्लों जनरल जिया का करीबी दोस्त बन गया। उसने वॉशिंगटन में नानक साहब फाउंडेशन की स्थापना की और अक्सर पाकिस्तान जाने लगा। जिया और ढिल्लों का परिवार इतने नजदीक आ गए कि जब भी जिया वॉशिंगटन की यात्रा पर जाते तो अपनी विकलांग बेटी उनके साथ होटल में न रखकर ढिल्लों परिवार के साथ रहती थी। भारतीय विमान को किया हाईजैक। 19 सितंबर 1981 में सिख चरमपंथी एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लाहौर ले गए। पाकिस्तानी प्रशासन ने हाईजैकर्स को यात्रियों को छोड़ने और अपने आप को सुरक्षा एजेंसियों को हवाले करने के लिए मना लिया। अपहरण विमान को यात्रियों के साथ भारत लौटा दिया गया, लेकिन सरेंडर करने वाले अपहरणकर्ताओं को नानक साहब गुरुद्वारे में रखने की अनुमति दे दी गई। जिया उल हक की सरकार ने उन्हें भारत के हवाले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये वादा जरूर किया कि वो पूरी जांच के बाद पाकिस्तान की अदालत में उन पर मुकदमा चलाएंगे। मुकदमे के बाद उनको सजा हुई, लेकिन उन्हें जेल भेजने की बजाय उन्हें नानक साहब गुरुद्वारे में रहने की इजाजत दी गई। मुख्य अपहरणकर्ता गजेंद्र सिंह ने गुरुद्वारे में रहते हुए भारत और विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों से मिलकर भारत के खिलाफ प्रचार करना जारी रखा। रोमेश भंडारी को दुबई भेजा गया। इसके बाद सिख चरमपंथियों ने एक के बाद एक 3 भारतीय विमानों को हाईजैक किया। पाकिस्तानी प्रशासन इन विमानों को अपने यहां लैंड करने की अनुमति देता और अपहरणकर्ताओं और मीडिया के बीच बातचीत की व्यवस्था कराता रहा ताकि हाईजैकर्स भारत विरोधी प्रचार चला सकें। आखिर में वो उन्हें यात्रियों को छोड़ने के लिए मना लेते ताकि वो भारत लौट सकें। कथित तौर पर गिरफ्तार किए अपहरणकर्ताओं को जेल भेजने के बजाय गुरुद्वारे में रखा जाता, लेकिन जब 24 अगस्त 1984 को चरमपंथियों ने 5वीं बार भारतीय विमान को हाईजैक किया
तो पाकिस्तानी प्रशासन ने बिल्कुल अलग नीति अपनाई, क्योंकि पिछले मौकों पर हाईजैकर्स के साथ किए गए उनके व्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कुछ हलकों में आलोचना हुई थी। इसके बाद हाईजैकर्स को भारत सरकार को सौंप दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि खालिस्तान में इस बात का डर बैठ गया कि उनको पकड़ा भी जा सकता है। इसके बाद भारतीय विमानों की हाईजैकिंग पूरी तरह से बंद हो गई। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि खालिस्तानी आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए भारतीय सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए खालिस्तानियों ने कौन कौन सी चालें चली, चाहे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो या लोगों के नरसंहार की। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।